पिछली क्लास में मैथमेटिक्स में हमने एक्सरसाइज 11.3 से बाद में जो मिसलेनियस एग्जांपल्स थे उनको सॉल्व कर लिया था पूरे, और आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में आ गए हैं। इसमें टोटल जैसे कि मैंने बोला 23 क्वेश्चंस हैं, तो लगाते हैं फिर उनको एक एक करके। ओके, जो एंगल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व नहीं करेंगे, उनको छोड़ते जाएंगे, बाकी सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज 11, मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 है 3D ज्योमेट्री में। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा है, दिखाइए कि मूल बिंदु से 2 1 1 मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 3 5 -1 और 4 3 -1 से निर्धारित रेखा पर लंब है। यहां पर दो लाइनों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। एक लाइन है जो कि मूल बिंदु और 2,1,1 से गुजरती है। दूसरी लाइन है जो बिंदुओं 3 5 -1 और 4,3, -1 से गुजरती है। आपको यह बताना है कि दिखाइए कि दोनों ही रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंबवत हैं ये। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसी रफ फिगर बना लेता हूं। देखिए, ये दो लाइंस मैंने बना ली। एक लाइन है जो कि मूल बिंदु यानी कि O, और एक दूसरा बिंदु, मूल बिंदु क्या है 0,0,0 होता है, और दूसरा बिंदु दिया है 2,1,1 से गुजरती है। और दूसरी लाइन है जो कि एक बिंदु 3 5 -1 और दूसरी रेखा है 4 3 -1 से गुजरती है। आपको ये बताना है, दिखाना है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंबवत हैं। कुछ बात समझ आई आपको? फिर से एक बार देख लीजिए। एक लाइन ये है जो कि मूल बिंदु और बिंदु 2,1,1 से गुजरती है। दूसरी लाइन है एक ये जो कि 3 5 -1 और 4 3 -1 से गुजरती है। आपको ये दिखाना है कि दोनों लाइन परस्पर लंबवत हैं, अर्थात दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। एक चीज आप थोड़ा सा याद करिए, अगर हम इन दोनों लाइंस पर दो दो बिंदु हमको दिए गए हैं, दोनों रेखाओं पर दो दो बिंदु हमको दिए गए हैं, हम एक काम करेंगे, इसका दिक् अनुपात निकालेंगे, फिर इस रेखा का दिक् अनुपात, इनको कुछ नाम दे देते हैं A B C। तो सबसे पहले हम रेखा OA के दिक् अनुपात, रेखा OA के DRs निकालेंगे। क्या आएंगे DRs? OA के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो 2 - 0, 1 - 0, 1 - 0, इस तरीके से दिक् अनुपात आ गए 2,1,1। इसे A1 B1 C1 मान लीजिए। इसी तरह से रेखा BC के दिक् अनुपात निकाल लीजिए। रेखा BC के दिक् अनुपात DRs, इसमें भी y2 - y1, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो 4 - 3 करेंगे, फिर 3 - 5 करेंगे, और फिर -1 - 1 करेंगे। तो -1 + 1 ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1, और ये -2, और ये कितना हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे हम A2 B2 C2। तो देखो ये रेखा OA के दिक् अनुपात आ गए हैं 2 1 1, और ये रेखा BC के दिक् अनुपात आ गए हैं। अब दो रेखाएं अगर परस्पर लंबवत होंगी तो एक शर्त है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 का मान कितना होना चाहिए? 0। तो यहां पर लिखेंगे यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो क्या करना चाहिए हमको? A1 A2 + B1 B2 + C1 C2, इसका मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो निकाल के देखो क्या वाकई में 0 आता है? तो हमने इसका लेफ्ट हैंड लिया, A1 A2
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये लेफ्ट हैंड ले लिया, A1 A2, A1 इंटू A2 2 गुणे 1 2, B1 B2 1 इंटू -2 -2, C1 C2 1 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। यहां भी +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। दैट इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उनके दिक् अनुपातों का जो संगत दिक् अनुपातों का गुणनफलों का योग है वो 0 आ गया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। इसलिए दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो उनके दिक् संगत जो दिक् अनुपात होंगे उनके गुणनफलों का योग कैसा आना चाहिए? 0। और अगर समांतर है तो संगत दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर आना चाहिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तब ये कंडीशन आएगी उस पर। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर कर लेते हैं, शायद हो जाएगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो तो दिखाइए कि इन दोनों पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन। देखिए ध्यान से, दो परस्पर लंब रेखाएं, एक ये और एक ये, देखो गौर से, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। दोनों परस्पर कैसी हैं? ये लाइनें लंबवत हैं। इनमें से दोनों की दिक् कोसाइंस दी गई हैं। एक रेखा की दिक् कोसाइन, मान लिया इसकी दिक् कोसाइन है L1 M1 और N1, ये इस लाइन के डीसीज हैं। इस लाइन के डीसीज भी हमको दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? L2 M2 और N2, ये इस लाइन के डीसीज हमको दे दिए गए। तो दिखाइए कि इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन। अब आपको यह प्रूव करने की एक ऐसी भी रेखा है जो इन दोनों रेखाओं पर लंब है। ऐसी रेखा कौन सी हो सकती है? आपको देखो, ऐसे नहीं हो सकती ऐसी एक लाइन जो इस रेखा पर भी लंब होगी और इस रेखा पर भी लंब होगी। समझ रहे हैं ना आप? तो आपको इस रेखा की दिक् कोसाइन पता लगानी है। मान लिया कि इस रेखा की जो दिक् कोसाइन है वो है L M और N। तो अब आपको पता चला कि क्या निकालना है। आपको L M N पता लगाना है। ठीक है, इसका लाइनें हैं तो चाहे तो आप पीछे भी ऐसा बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइंस हैं इस तरह से। इसका कुछ नाम रख दो, O नाम रख देते हैं, और इसका कुछ नाम रख दो, A रख देते हैं, इसका B रख देते हैं, और इसका यहां पर हम C रख देते हैं। तो हमें OA रेखा की दिक् कोसाइन दी गई है, OB रेखा की दिक् कोसाइन दी गई है, OC रेखा की दिक् कोसाइंस दी गई है। नहीं सॉरी, OC रेखा की दिक् कोसाइन हमको मालूम करनी है। यह दिया गया है कि OC रेखा OA और OB दोनों रेखाओं पर परस्पर कैसी है? लंबवत है। ठीक है ना? अच्छा, ये समझ आ गया कि नहीं आया आपको? तो आपको क्या मालूम करना है? आपको L M N मालूम करना है। अब बड़ा आसान है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि वैसे अगर ये लाइन इस पर लंब है तो इसके दिक् कोसाइंस का जो गुणनफलों का योग होगा वो 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाना चाहिए? L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 बराबर 0। और क्योंकि ये रेखा इस पर भी तो लंब है, अगर ये रेखा इस पर लंब है तो क्या हो जाना चाहिए? L इंटू L2 प्लस M इंटू M2 प्लस N इंटू N2। तो हम एक काम कर देते हैं, लिखेंगे क्योंकि रेखा OC इज परपेंडिकुलर टू रेखा OA, जो ये OC लाइन है ये OA रेखा पर कैसी है? लंब है। इसलिए इन दोनों के संगत डीसीज का मल्टीप्लीकेशन का सम 0 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं L1 इंटू L प्लस M1 इंटू M प्लस N1 इंटू N। इसकी वैल्यू कितने के बराबर आनी चाहिए? इसकी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ऐसे ही
ये जो रेखा है वो इस रेखा पर भी तो लंब है, तो लिख देंगे क्योंकि रेखा OC इज परपेंडिकुलर टू रेखा OB, इसलिए OC और OB के दिक कोसाइंस का गुणनफलों का योग 0 भी होना चाहिए। तो L2 इंटू L, L2 इंटू L, M2 इंटू M प्लस N2 इंटू N अगेन शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको L M N चाहिए और ये दो इक्वेशंस आपको पता है, 3 वेरिएबल चाहिए, 2 इक्वेशंस आपको मालूम है, तो उसमें आप वही मेथड लगा लो, वज्र गुणन विधि वाला मेथड। ठीक है ना, तो वज्र गुणन विधि का मेथड क्या लगाओगे आप लिखेंगे L अपॉन और फिर कुछ दूर पर M अपॉन और फिर कुछ दूर पर N अपॉन। ठीक है ना, अब आप देखो क्या करने के लिए मैंने कल बताया था आपको, L लिखोगे तो L वाला ढक लोगे। अब इनमें कैलकुलेशन करो, देखो M का गुणनफल यहां क्या है, M1 गुणांक, तो M1 का गुणा किससे करेंगे, N2 से, M1 N2 माइनस N1 M2, N1 M2, और ऐसे ये M जो होगा इसको जब ढकोगे M वाला पोर्शन, तो इसमें क्या टेक्निक मैंने बताई थी, इसमें बता दें पहले ये वाला लिखिएगा N1 N2 और फिर ये लिखिएगा L1 L2। सॉल्व करिए, N1 L2 माइनस N2 L1, N2 L1, फिर N की बारी आएगी तो दोनों तरफ से N वाली टर्म ढक लेंगे आप। अब इसका करेंगे L1 M2 माइनस L2 M1, L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक है, तो ये दिक आप देख रहे हैं, आप देखिए मिलाइए, ये L, ये M और ये N, उन्होंने यही तो पूछा था कि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो तो दिखाइए कि इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा की दिक कोसाइन, इन दोनों रेखाओं पर जो लाइन लंब है उसकी दिक कोसाइंस, L का मान ये आप लिख सकते हैं, M की वैल्यू ये लिख सकते हैं, M1 N2 माइनस M1 N1 M2, M क्या लिखेंगे, N1 L2 माइनस N2 L1, और M की वैल्यू आएगी L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक, इस तरीके से उनके दिक कोसाइन आ जाएंगे। मैच करिए, M1 N2 माइनस M2 N1, दूसरा N1 L2 माइनस N2 L1, तीसरा L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक है ना, इस तरीके से ये तीनों की दिक कोसाइंस आपको मिल जाएंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक चीज देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन जब आप देखेंगे लिखा है उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करिए, और जैसे ही रेखाओं के मध्य के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कहा हमने उसको छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए, ये हम कर सकते हैं, इसको नोट करिए फिर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। एक रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से गुजरती है, एक्स अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। एक लाइन है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है ऐसे, और एक्स अक्ष के समांतर है, तो आपको नहीं लगता वो एक्स अक्ष की ही बात हो रही है? भाई मूल बिंदु से गुजरेगी और एक्स अक्ष के समांतर होगी। किस बिंदु से गुजरती है? मूल बिंदु से, 0,0,0 से गुजरती है और एक्स अक्ष के समांतर है। थोड़ा ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको मिलेगा कि एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है? आई कैप। तो एक रेखा जो मूल बिंदु से गुजरे और एक्स अक्ष के समांतर हो अर्थात आई कैप के समांतर हो। ठीक है, तो आप याद करिए एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक रेखा बिंदु ए से गुजरती है
और एक दिए हुए सदिश के समांतर है। क्या फॉर्मूला लगाते थे हम लोग? रेखा का अभीष्ट समीकरण, बिंदु ए से गुजरने वाली और एक दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यही तो होता था। जिसमें ए क्या होता था? जिस बिंदु से रेखा गुजरती है उस बिंदु का स्थिति सदिश, ठीक, और उसके बाद जिस सदिश के समांतर होती है वो यहां पर हम लिख देते हैं। तो अगर आप इसको नोट करेंगे तो वेक्टर ए की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 0 0 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस लैम्डा, और किसके समांतर है? आई कैप के समांतर है, तो ये आई कैप के समांतर हो गई। वेक्टर आर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप, ये वैसे हमारा जवाब हो जाना चाहिए, लाइन का समीकरण आ जाना चाहिए। और अगर आप इसको बदलना चाहते हो किसमें? कार्तीय रूप में, तो आप कार्तीय रूप में बदलिए। आर की जगह पर आप क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लैम्डा आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसा तो लिख सकते हैं ना इसको हम। अच्छा, अब कंपेयर जब करेंगे आप तो x बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा। y बराबर क्या आ जाएगा? देखो एक चीज और, हम चाहें तो इसको लैम्डा 0 जे कैप भी तो लिख सकते हैं। लैम्डा का 0 से गुणा करोगे आएगा तो 0, लैम्डा 0 के कैप, इसको आप ऐसा कर लीजिए। देखो ये यहीं से हम इसको बना देते हैं, किसके समांतर है? आई कैप के। उस तरफ जे कैप कैसा है? 0, उस साइड में के कैप कैसा है? 0, तो ये लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा 0 जे कैप प्लस लैम्डा 0 के कैप, तो ये लैम्डा इंटू 0 इंटू आई कैप प्लस लैम्डा इंटू 0 इंटू के कैप। अब हमने तुलना किया तो x बराबर लैम्डा कर दिया, या हम x अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा ले सकते हैं। फिर y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू 0। अब आपको नहीं लगता y अपॉन 0 इज इक्वल टू लैम्डा कर लेंगे हम लोग? ये 0 इधर आ जाएगा, y अपॉन 0 इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली z इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0, तो z अपॉन 0 इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखो तीनों ही लैम्डा के मान हैं, इसलिए तीनों को बराबर कर दो। x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 0, ठीक है। देखो आप ये देखकर हो सकता है हैरान हो कि इसके नीचे 0 तो इन्फिनिटी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक रेखा के समीकरण है और ये आपको बताया जा रहा है कि इसके दिक् अनुपात कौन कौन है। 1 0 0, ये इसके दिक् अनुपात हैं, और जिन बिंदुओं से जाती है तो 0 0 0 से जाती है। क्यों? क्योंकि x1 x2 x3 का मान, सॉरी x1 y1 z1 का मान यहां पर कैसा है? 0 है। आप याद करिए रेखा का समीकरण क्या होता था? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो x1 y1 z1 तो 0 है ना, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो 0,0,0 से गुजरती भी तो है लाइन। तो ये रेखा का समीकरण आ जाएगा कार्तीय रूप में, और ये रेखा का समीकरण आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के निर्देशांक दिए गए हैं सारे के सारे चारों आपको, और ए बी और सी डी रेखाओं के बीच का कोण पता लगाना है। तो ए बी और सी डी दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। हाँ बेटा, यहां लैम्डा 0 जे कैप रहेगा। आई एम सॉरी, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है जे कैप, फिर थर्ड टर्म के कैप, इस तरीके से ही आ जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। ओके, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन में आप लास्ट में देखिए ए बी और सी डी रेखाओं के बीच का कोण पूछा जा रहा है, तो इसको हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 y माइनस 2 अपॉन 2 k z माइनस 3 अपॉन 2
ये लाइन नंबर 1 है। लाइन नंबर 2 दी गई है x माइनस 1 अपॉन 3k, y माइनस 1 अपॉन 1, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। लेट दिस इज लाइन 2। बोल रहे हैं यदि रेखाएं ये लंबवत हैं तो k का मान ज्ञात करिए। जो दो रेखाएं हमको दी गई हैं उनके बारे में हमें एक जानकारी भी बताई गई है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनके दिक् अनुपातों, संगत दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप एक काम करो, इस रेखा के दिक् अनुपात निकाल लो, इस रेखा के दिक् अनुपात निकाल लो, इस रेखा के दिक् अनुपात a1 b1 c1, इस रेखा के drs a2 b2 c2। और क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान कितना रहना चाहिए? 0 के बराबर। रेखा 1 के दिक् अनुपात, रेखा 1 के drs क्या होंगे? a1 इज इक्वल टू, यहां मिलेंगे दिक् अनुपात -3, b1 इज इक्वल टू 2k और c1 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से रेखा 2 के दिक् अनुपात, चलो यहां निकाल देते हैं यार। रेखा 2 के दिक् अनुपात, रेखा 2 के दिक् अनुपात a2 b2 और c2 की वैल्यू। a2 का मान कितना है? 3k, b2 1, c2 -5। 3k 1 -5। अब क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, यहां लिखेंगे क्योंकि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी इक्वल टू 0। इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। a1 a2 करिए, a1 और a2 का गुणा करिए बउआ, -3 का गुणा 3k से करेंगे तो कितना आएगा? -9k। b1 इंटू b2, b1 का मान है 2k और b2 है 1, 2k का 1 से गुणा करेंगे तो 2k। c1 c2 2 का गुणा -5 से करेंगे तो बउआ ये क्या बन जाएगा? -10 बराबर 0। आप देखो -2k प्लस -9k प्लस 2k -7k और ये 10 उधर भेज दीजिए, 10 उधर चला जाएगा। k इज इक्वल टू -10/7। ये k की वैल्यू निकल करके आ गई। एक बार चेक कर लें इसको हम। मिसलिनियस एक्सरसाइज 11 है और 6 नंबर पे -10/7 k की वैल्यू आ रही है। समझ आ रहा है आपको? इस तरह से इसे आप सॉल्व करेंगे। आप प्लीज नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है बिंदु 1 2 3 से जाने वाली तथा तल वेक्टर r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप इज इक्वल टू -9 या +9 इज इक्वल टू 0 पर लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे। मैं एक फिगर बना के आपको समझाता हूं, आप गौर से देखिएगा। फिगर बना लेने से, मैं देखो हर रोज ये आपसे बोलता रहता हूं दैट फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स। फिगर अभी आपको, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, अगर अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं जैसे ही चित्र बनाऊंगा ना, आप देखिएगा आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इन्होंने बोला एक रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो इस समतल पर लंब है और इस बिंदु से होकर के जाती है। यही तो क्वेश्चन में बोला गया, इस बिंदु से जाने वाली और इस समतल पर लंबवत रेखा का समीकरण आप ज्ञात करिए। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ये एक समतल मैंने बना लिया, ये एक समतल बना लिया हमने, ये उसका ओरिजिन पॉइंट है। एक रेखा है जो इस बिंदु से जाती है और इस समतल पर लंब है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है समतल की, अगर ये समीकरण है तो ये क्या है बता सकते हैं आप मुझे? ये समतल पर नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर याद आ रहा है आपको? तो ये समतल पर है नॉर्मल वेक्टर, कहीं से भी आप नॉर्मल वेक्टर ले लीजिए। ये प्लेन पर हमने नॉर्मल बना दिया, तो ये है नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू कितनी है? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। आपको याद आ रहा है ना कि समतल के समीकरण में r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d में n क्या होता था? नॉर्मल वेक्टर। और यहीं पर अगर n कैप आ जाता था तो वो होता था नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये फिलहाल नॉर्मल वेक्टर है, तो ये हमने एक नॉर्मल बना दिया इस पर। अब गौर से देखिएगा, जो लाइन है
वो इस बिंदु से होकर जाती है और इस समतल पर कैसी है, लंब। ध्यान से देखिए, ये भी इस समतल पर लंब है और रेखा भी इस समतल पर लंब है। तो आपको नहीं लगता कि रेखा और ये दोनों समांतर हो जाने चाहिए? फिर तो क्लियर है ना। तो हम इसको ऐसा बना देते हैं, ये लाइन मैंने बना दी और ये लाइन ऐसे समतल को चीरती हुई ऐसे निकल गई आगे। ठीक, हमको इस लाइन का समीकरण चाहिए। ये लाइन जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3। ये बिंदु ए के निर्देशांक हैं। अब खुद आप फिगर देखिए और खुद डिसाइड करिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये है वो लाइन जिसकी इक्वेशन आपको मालूम करनी है। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। आपको नहीं लगता कि ये कैसी रेखा है जो एक बिंदु से जाती है और एक दूसरे सदिश के समांतर है? दिखाई पड़ा आपको कि ये इस बिंदु से जाती है और वो इस सदिश के कैसा है, समांतर। और इसका इक्वेशन क्या होता था, एक बिंदु से जाने वाली तथा दूसरे सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या होता था, रेखा का अभीष्ट समीकरण। बताइए, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर a क्या होता था, उस बिंदु का स्थिति सदिश जिस बिंदु से रेखा गुजरती है। तो जिस बिंदु से रेखा गुजरती है, इससे गुजरती, तो इसका स्थिति सदिश यहां लिखो, ये आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मैंने गलत जगह ले लिया इसको, मुझे ना थोड़ा सा ऐसे यहां ले लेना चाहिए, यहां कर लीजिए। देखिए, वेक्टर r इज इक्वल टू, फिर से वेक्टर a क्या चीज है, उस बिंदु का स्थिति सदिश जहां से रेखा गुजरती है, 1, 2, 3 से गुजरती है। तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा। वेक्टर b क्या होता है बता सकते हैं आप मुझे? वेक्टर b वो सदिश होता है जिस सदिश के समांतर हमारी लाइन होती है, और आज हमारी जो लाइन है वही सदिश के समांतर है। इसका मतलब हमारे लिए ये भी है। फिर तो अगर ये भी है तो इसको लिख दो फिर आप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, बस हो गया। यही हमारा आंसर आएगा। और अगर आप इसे कार्तीय में बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। फिलहाल मैं आंसर चेक करके एक बार देख लूं, क्या दिया जा रहा है। 7 नंबर करा है ना हमने, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस 5k। देख लीजिए, अब देखो ध्यान से, जब तक हमने चित्र नहीं बनाया था दिमाग नहीं काम कर रहा था कि कहां पर क्या करेंगे हम इसके लिए। पर एक बार फिगर बनाया ना हमने, फिर हमको सारा कुछ समझ में आने लगता है कि करना क्या होता है। नहीं समझ में आ रहा, अभी इतने सारे सवाल लगाए, हर क्वेश्चन में फिगर बनाया है, तो इतना आइडिया तो करना चाहिए, आपको मिल ही जाना चाहिए अब तक। चलिए अगला देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। सब क्वेश्चन बड़े आसान हैं, केवल अगर आपने चीजों को इंटरनली समझा ना, फील किया है, तो आप देखिएगा किसी में ऐसा लॉजिक नहीं लगेगा जो आपको समझ में ना आए। सब ऐसे लॉजिक पर बेस्ड हैं जो आपको वाकई में समझ में आएंगे ही सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, बिंदु ABC से जाने वाली, एक पॉइंट दिया है ABC, बिंदु ABC से जाने वाले तथा तल, एक समतल दिया गया है हमको इसमें। समतल, क्या समतल है, वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 2 के समांतर समतल का समीकरण। देखो भैया, इधर देखो, बिंदु ABC से जाने वाले और तल इसके समांतर समतल का समीकरण। करना क्या है, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, एक तल है जो इस बिंदु से गुजरता है और इसके समांतर है, ऐसे तो है, इसके समांतर है, उस तल का समीकरण निकालो। इतना इजी है यार। आप देखो, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग हमारा भी शून्य पड़ा है, मुझे भी नहीं पता चल रहा क्या करना चाहिए, इसलिए मैं फिगर बना लेता हूं। फिगर में आपके लिए भी बनाता हूं और मुझे भी नहीं समझ में आती ना चीजें, मैं अपने लिए भी फिगर बनाता हूं। अभी मैं सोचिए मैं आपके लिए ख्याल बनाता हूं। देखिएगा, इस बार कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाएंगे हम केवल प्लेन बनाएंगे। ऐसे ही रफ फिगर आप समझिए, ये हमने एक प्लेन बनाया, एक प्लेन और बना लो जरा, एक प्लेन ये हमने और बना लिया। देखो, ये दोनों ही समतल
दूर से देखने पर कुछ लग रहा है कि ये समांतर होंगे? नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा। ऐसे हैं कि नहीं है? ऐसे समांतर हैं। अच्छा, एक जिस तल का समीकरण निकालना है वो तल ABC से होकर जाता है। मान लिया ये हमारा वो रिक्वायर्ड प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमने मालूम करनी है। तो ये समतल किस बिंदु से होकर जाता है? ये समतल एक बिंदु से होकर जाता है, ABC से ये प्लेन होकर के जाता है और इसके समांतर है। ये है वो वाला प्लेन जिसकी ये इक्वेशन है। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, ये क्या है बता सकते हैं? ये इस समतल का नॉर्मल वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर। कैसे बनेगा नॉर्मल वेक्टर? ऐसे ही तो बनेगा नॉर्मल वेक्टर। और अगर उस नॉर्मल वेक्टर को हमने आर पार निकाल दिया दूसरे समतल के भी, एक्चुअली ये केवल इसका नॉर्मल वेक्टर है, इसका। लेकिन अगर थोड़ा आगे बढ़ा दोगे तो क्योंकि दोनों समतल समांतर हैं तो यही इसका भी तो नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। नहीं समझ में आई बात? देखो, ऐसे दो प्लेन हैं, एक्चुअली जो नॉर्मल वेक्टर है किसका है? ये इस वाले प्लेन का है। तो हमने एक नॉर्मल वेक्टर बनाया लंबवत, इसका बना। पर अगर इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा दें तो आपको नहीं लगता जो नॉर्मल वेक्टर इसके लिए नॉर्मल वेक्टर का काम कर रहा है वही नॉर्मल वेक्टर तो इसके लिए भी नॉर्मल वेक्टर का काम करेगा? तो ये इसका तो नॉर्मल वेक्टर है ही, इसका भी नॉर्मल वेक्टर यही बन गया। अब खुद से आप बताओ, एक बिंदु से जाने वाले और ये जो सदिश आपको दिया गया है वेक्टर n, ये भी वही वेक्टर n है और वैल्यू क्या है? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब आप ही मुझे बताइए कि एक बिंदु से जाने वाले और ये नॉर्मल वेक्टर वाले सदिश का समीकरण क्या होना चाहिए? एक बिंदु से जाने वाले और एक सदिश पर लंब समतल का समीकरण r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0। याद आया? एक बिंदु से जाने वाले तथा वेक्टर n पर लंब समतल का समीकरण। तो इस बिंदु से जाने वाले और इस पर वेक्टर ये ऐसा है और समतल हमारा ऐसा है, लंब समतल का समीकरण। इसका फॉर्मूला आया r माइनस ए डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0, r माइनस ए। अब ये देखना पड़ेगा हमको कि ये कार्तीय रूप में दिया है कि ये वेक्टर फॉर्म में दिया है। ऐसा कुछ बताया तो उन्होंने है नहीं। क्वेश्चन कौन सा है? 8 नंबर, कार्तीय रूप में दिया है इन्होंने, तो बदल लेते हैं साथ में कार्तीय रूप में भी। r की जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और वेक्टर a की जगह पर क्या लिखेंगे? इसके निर्देशांक। समझ आ रहे हैं ना आपको? तो एक्स आई कैप माइनस ए आई कैप, तो आपको नहीं लगता ये x माइनस ए आई कैप हो जाएगा प्लस y माइनस बी जे कैप प्लस z माइनस सी के कैप, और डॉट वेक्टर n, वेक्टर n की वैल्यू बताइए, i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करिए, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो i वाले का i वाले से, j वाले का j वाले के, k वाले का k वाले से। तो x माइनस a का गुणा i का गुणा यानी कि 1 से करेंगे तो x माइनस a, y माइनस b का गुणा भी 1 से होगा तो y माइनस b, और z माइनस c का गुणा भी 1 से होगा तो z माइनस c इज इक्वल टू 0। अब हम x y z रोक लेते हैं, a b c उधर भेज देते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये हमारे समतल का समीकरण आ गया। अब देखिए, जब तक चित्र नहीं बनाया तब तक हमें भी नहीं पता चल रहा था करना क्या है। एक बार चित्र बना ना, फिर दिमाग में आना शुरू हो गया, दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये आ रहा है समझ में? आप प्लीज इसे नोट कर लें और आगे का क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है रेखाओं वेक्टर r इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप,
और वेक्टर r इज इक्वल टू -4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपको पता लगानी है। क्या ये समांतर रेखाएं हैं? नहीं। समांतर रेखाओं की क्या पहचान होती थी? उनका ये वाला पोर्शन सेम आता था। तो फिर ये समांतर नहीं तो कौन सी रेखाएं हैं? स्क्यू लाइंस इनको बोलते थे। याद आया आपको? इसमें वेक्टर a1 की वैल्यू कितनी होगी? ये वेक्टर a1 है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर b1 की वैल्यू, ये वेक्टर b1 है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर a2 दूसरी लाइन में मिलेगा यहां पर आपको -4i कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपको चाहिए, तो क्या बता सकते हैं दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी? क्या क्या फॉर्मूला होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। याद है फॉर्मूला? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का यह फॉर्मूला होता है। देखो आपके पास a1 है, a2 है, b1 है, b2 है। क्या आप कर लेंगे इसको? और इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी आपको करके दिखाए गए, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आए और करके नहीं दिखाया गया आपको। क्या करिएगा आप? a2 में a1 को माइनस करिएगा, फिर b1 क्रॉस b2 निकालिएगा, इसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराइएगा तो अंश निकल आएगा। फिर जो b1 क्रॉस b2 निकालेंगे उसका मॉडुलस निकाल देंगे, उसको यहां लिख देंगे और बस कैंसिल होना होगा तो थोड़ा बहुत हो लेगा, नहीं तो आंसर आ जाएगा फिर आपका। कर लीजिएगा, ये हम नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिए। पहले लगाए गए क्वेश्चंस में से आप मदद भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जहां बिंदुओं 5, 1, 6 और 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। दो पॉइंट दिए गए हैं भैया हमें। एक पॉइंट दिया गया है बेटा 5, 1, 6 और दूसरा दिया गया है 3, 4, 1। ये दूसरा पॉइंट है। बोल रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जहां बिंदुओं 5, 1, 6 और 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। YZ तल बना लीजिए, छोटा सा नन्ना सा फिगर, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा, ऐसा ये एक फिगर बना लिया। YZ तल बनाना है आपको। इस पे कहां है YZ तल? दिस इज YZ प्लेन, ठीक है ना? ये है वो YZ तल जिसके बारे में इसमें बात हो रही है। अब एक लाइन है, वो लाइन क्या करती है? YZ तल को काटते हुए जाती है। कैसी भी लाइन बना लो, ये ऐसे YZ तल को काटते हुए ये लाइन चली गई, देखो ऐसे। और ये लाइन दो बिंदुओं से भी जाती है, उनमें से एक पॉइंट ये है 5, 1, 6 और एक पॉइंट इधर मान लो 3, 4, 1। कह रहे इस बिंदु के निर्देशांक पता लगाओ। मैंने मान लिया इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? x, y और z इस बिंदु के निर्देशांक हैं, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन ऐसा कल आया था मुझे लगता है, जिसमें नीचे यहां प्लेन बनाया गया था, एक्स वाई तल को काटता था। आप याद करिए, जरूर आया था, एग्जाम्पल लगा हुआ था और मेरे ख्याल से सबसे लास्ट एग्जाम्पल था ये। एक्स वाई तल को काटती है, ठीक है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं है। और एक चीज देखो, अगर ये वाई जेड तल है तो आपको नहीं लगता कि एक्स वाला पार्ट 0 होना चाहिए? फिर तो वाई जेड तल है तो वाई और जेड के मान रहेंगे, एक्स वाला पार्ट तो 0 रहेगा ना। तो वो हमने 0 कर लिया यहां, ठीक है। अब
क्या करना चाहिए मुझे ऐसी सिचुएशन पर? सबसे पहले दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो। इसको आप ए कर लो, इसको ए बी कर लो। तो दो बिंदुओं ए व बी से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, क्या होता है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a, बिंदु a का स्थिति सदिश 5i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा b माइनस a। इसमें इसको माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 2i कैप, 4 माइनस 1 करेंगे तो प्लस 3j कैप, 1 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 5k कैप। ये बौआ रेखा का समीकरण आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये जो रेखा है ना, इसी रेखा पर तो ये बिंदु स्थित है 0, y, z। इसका मतलब है ये बिंदु इस रेखा को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो यहां लिख देते हैं, क्योंकि इसका नाम लिख दो रेखा 1, क्योंकि बिंदु 0, y, z रेखा 1 पर स्थित है, इसलिए यह बिंदु रेखा 1 को अवश्य संतुष्ट करेगा, अवश्य संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट कराने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? संतुष्ट कराने के लिए जो हमारा वेक्टर r है उसकी जगह पर 0y कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप लिख देना चाहिए, करेगा। इसलिए वेक्टर r इज इक्वल टू 0i कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। समीकरण 1 में लिखने पर, अच्छा ये x वाला पार्ट हमने 0 क्यों लिया, ये ध्यान रहेगा ना आपको, क्योंकि प्लेन कौन सा है? yz, और yz तल में x का पार्ट 0 रहेगा। तो इसको यहां लिख दीजिए, हम लिख देंगे 0i कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज इक्वल टू, तब तक इधर i कैप j कैप k कैप अलग कर लो। i कैप लिखोगे तो 5 प्लस माइनस 2 लैम्डा, यानी कि 5 माइनस 2 लैम्डा i कैप प्लस यहां पर 1 प्लस 3 लैम्डा, ये 1 प्लस 3 लैम्डा j कैप। k कैप की बारी है तो 6 माइनस 5 लैम्डा, 6 माइनस 5 लैम्डा k कैप। अब वो ध्यान से देखो, इधर भी एक वेक्टर है, उधर भी एक वेक्टर है। जब दो सदिश आपस में बराबर होते तो संगत जो गुणांक होंगे वो भी बराबर होंगे। तो ये किसके बराबर होगा? 5 माइनस 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। देखो उधर भेजेंगे, लैम्डा बराबर 5/2। हमको क्या चाहिए एक्चुअली? हमको एक्चुअली y और z चाहिए। चलो अब इसको बराबर करो, तो 1 प्लस 3 लैम्डा किसके बराबर होंगे? y के, इसलिए y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा। देखो ना y बराबर 1 प्लस 3 लैम्डा, तो y 1 प्लस 1 लैम्डा का मान 5/2 है, 3 लैम्डा का मान आएगा 15/2। मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17/2। अब z वाला पार्ट, z किसके बराबर होगा? 6 माइनस 5 लैम्डा। 6, 1 लैम्डा का मान 5/2 है, तो 5 लैम्डा का मान हो जाएगा 25/2। 12 माइनस 25 करेंगे तो 12 माइनस 25 माइनस 13/2। तो बउआ x y z के मान तो आ गए। x का मान तो पहले ही 0 है, y और z के मान क्या आ गए? y का आ गया 17/2, z का आ गया माइनस 13/2। तो अभीष्ट बिंदु आ गया हमारा। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट, जिस पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा था
वो पॉइंट होगा 0, y मतलब 17/2, z मतलब -13/2। ये हमारा अभीष्ट बिंदु आ जाएगा और आप आंसर मैच करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज 11, 0, 17/2 -13/2। समझ आया कि नहीं आया आपको? और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जहां बिंदुओं 5, 1, 6 और 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा ZX तल को काटती है। ZX तल कहां बनाइएगा? इधर की तरफ बनेगा ZX तल। ये ऐसे बनाएंगे, ये एक ZX तल आपका बन जाएगा, ठीक। और एक ऐसी लाइन बनाइएगा जो इसको काटते हुए जा रही है। फिर इस पर जो बिंदु मानेंगे वो कौन सा लेंगे? ZX तल है तो x, 0, z, y नहीं है ना, होगा ना इसमें। ZX तल में कौन नहीं होगा तो क्या बिंदु माना जाएगा? x, 0, z। फिर आपको x और z निकालने रहेंगे, बस पूरा प्रोसेस वही रहेगा। कर लेंगे आप? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आप करेंगे? 11 क्वेश्चन आप खुद करिए, ठीक, नोट करिए। फिर 12 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं 3, -4, -5 और 2, -3, 1 से गुजरने वाली रेखा समतल इसके पार जाती है। ऐसे ही कोई भी बना सकते हैं हम लोग प्लेन। ऐसा ये हमने एक प्लेन बना दिया, देखो इस तरीके से। मान लिया कि ये वाला समतल ये है, 2x + y + z = 7, यही वाला प्लेन है। बउआ समझ आया आपको? अब एक रेखा है जो इसके पार जाती है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली। कैसी भी खींचो, जरूरी नहीं है कि लंबवत ही जाएगी, किसी भी तरफ से वो होकर के ऐसे जा सकती है। ये ऐसे एक लाइन गुजर रही है और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये दो बिंदुओं से होकर जाती है। एक पॉइंट है 3, -4, -5। एक दूसरा पॉइंट है 2, -3, 1। इसको A मान लो और इसको आप B मान लो। इन दो बिंदुओं से एक तो रेखा गुजरती है और ये वाले समतल के भी पार जाती है, मतलब इसको चीरते हुए चली जाती है। तो वो पॉइंट आपको मालूम करना है। कुछ भी मान लो, इस पॉइंट को क्या माना जाए? x, y, z तो यहां दिए गए हैं, आप कुछ भी कर लो। चलो x, y, z ही हम मान लेते हैं कि x, y, z तल पर अभीष्ट बिंदु है। माना तल पर अभीष्ट बिंदु, माना तल पर अभीष्ट बिंदु x, y, z है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो। फिर क्योंकि उस रेखा पर यह बिंदु स्थित है तो इस बिंदु को उस रेखा से, इस बिंदु से उस रेखा को संतुष्ट करवाओ, ठीक है। और वहां से देखते हैं कुछ मिलता है क्या। तो अब निकालेंगे A व B से जाने वाली रेखा। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, याद है आपको? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है, वेक्टर में भी होता है, कार्तीय में भी देखो होता है। वेक्टर से तो हर बार करते हो, थोड़ा कार्तीय से भी करके देखो। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। याद आया आपको कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का ये कार्तीय समीकरण है। फिर x - x1 की जगह पर क्या आएगा? 3, x2 - x1, 2 - 3 करेंगे, -1 बचेगा, बराबर y - y1, तो ये बन गया y + 4, y2 - y1, -3 - -4 करेंगे तो भी ये +1 हो जाएगा, z - z1 + 5, z2 - z1, 1 - -5 यानी कि 1 + 5 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
तो ये इस रेखा का कार्तीय समीकरण आ गया। अब एक्स वाई जेड बिंदु इसी रेखा पर स्थित है। एक काम कर लो, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ए बी सी कर लो इसको, यहां पर भी लिख देते हैं ए बी सी। और बउआ ध्यान से देखो, ए बी सी ही हमको मालूम भी करना है, देख रहे ना, वही तो बिंदु तो पता लगाना है। अब लिखेंगे क्योंकि बिंदु ए बी सी इसी रेखा पर स्थित है, क्योंकि बिंदु ए बी सी इसी रेखा पर स्थित है, क्योंकि बिंदु ए बी सी इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए यह बिंदु इस रेखा को अवश्य संतुष्ट करेगी, अवश्य संतुष्ट करेगा। तो करवा दीजिए। संतुष्ट कराने का क्या मतलब है, एक्स की जगह पर ए, वाई की जगह बी और जेड की जगह सी लिखना है। तो यह आ जाएगा a माइनस 3 अपॉन माइनस 1, b प्लस 4 अपॉन 1, c प्लस 5 अपॉन 6, ये आ गया। अब इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करना रहेगा हमको, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं। इसको मान लिया हमने लैम्डा, तीनों बराबर है ना आपस में, तो हमने इसको लैम्डा ही मान लिया। अब एक एक करके पहले इसको इसके बराबर लिखो a निकालो, फिर इसको इसके बराबर लिखो b निकालो, फिर इसको इसके बराबर लिखो c निकालो। इसको इसके बराबर लिख के a निकालिए, तो a माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा। ये उधर जाके माइनस लैम्डा बनाएगा, 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसको करिए तो b प्लस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो b इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 4। सिमिलरली c प्लस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू लैम्डा, देन c इज इक्वल टू 6 लैम्डा माइनस 5। अब देखो a b c का मान आ गया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। ये जो बिंदु a b c है वो कहां स्थित है बता सकते हैं? हाँ, ये देखो रेखा पर तो है ही, ये बिंदु तल पर भी तो है भाई। जहां पर रेखा तल को काट रही है उसी जगह पर है, तो वो वाला कटान बिंदु जो होगा वो रेखा पर तो है ही, तल पर भी तो है। तो जो बिंदु ए बी सी है वो इस तल पर भी स्थित है, इसलिए ये बिंदु तल को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यहां लिख देंगे क्योंकि बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी तल पर भी स्थित है, इसलिए यह बिंदु दिए गए समतल को भी संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा मतलब दिए गए समतल में x की जगह पर a, y की जगह b और z की जगह c लिख देंगे यहां पर। तो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 7। अब a b c के मान हम निकाल रखे हैं, पहले उनको नोट कर दीजिए। a की जगह 3 लैम्डा, तो a में 2 का गुना करेंगे, 2 का गुना इसमें कर दीजिए, 2 3 6 माइनस 2 लैम्डा, 6 माइनस 2 लैम्डा प्लस b की जगह लैम्डा माइनस 4 प्लस c की जगह 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 7। ध्यान से देखिएगा, माइनस 2 लैम्डा और 6 और 1 7 लैम्डा प्लस का 7 लैम्डा माइनस को 2 लैम्डा मिलके 5 लैम्डा। ये 6 माइनस 4 2 बचे, 2 माइनस 5 माइनस 3 बचा, ये उधर जाके माइनस 3 जाके प्लस हो गया, तो ये 10 हो गया। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। हमें तो बिंदु चाहिए, ए बी सी का मान चाहिए, इसलिए अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। ए की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा का मान लिख के पता लगाओ। 2 लिखोगे लैम्डा की जगह, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहां लैम्डा का मान लिखे, 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और इसमें 2 लिखेंगे, 6 दूना 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो वो जो समतल पर बिंदु पता लगाना था जहां पर रेखा समतल को काटती है, वो वाले बिंदु का निर्देशांक हमको मिल गया 1, -2, 7।
नहीं समझ में बात आई आपको? ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12। आप नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है बिंदु -1, 3, 2 से जाने वाले, -1, 3, 2 से जाने वाले तथा समतलों x + 2y + 3z = 5 और 3x + 3y + z = 0 में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात करिए। सेम क्वेश्चन है बेटा जिसे आपने कल के दिन सॉल्व किया था, एग्जाम्पल नंबर 27 देख लीजिए चाहे तो आप। एग्जाम्पल नंबर 27 में भी था कि एक तल था जो एक बिंदु 1, -1 और 2 से जाता था और दो समतलों पर वो कैसा था, दो समतलों पर लंबवत था। वो याद आया कुछ आपको? ऐसा था। तो बिल्कुल सेम जैसा आपने एग्जाम्पल नंबर 27 लगाया था वैसे ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होगा। देख लेते हैं कैसे करना है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। नॉर्मल ऐसे ही रफ फिगर हम बना लेंगे इसके लिए भी। ये हमने एक प्लेन बना दिया यहां पर देखिए, और मान लिया कि ये वो वाला प्लेन है जो बिंदु -1, 3 और 2 से होकर के जाता है। ठीक है, और एक्चुअली में इसी समतल का समीकरण हमको चाहिए। बिंदु -1, 3, 2 से जाने वाले और समतलों, जो दो समतल और हमको दिए गए हैं। देखिए एक समतल ये दिया गया है, एक ये प्लेन दिया गया है हमको ऐसे, और एक और दूसरा समतल दे रखा है। इस तरह से देखो जरा, एक समतल का समीकरण ये है, इसका मान लेते हैं x + 2y + 3z = 5 है, और इसकी इक्वेशन है 3x + 3y + z = 0 है। अब इसमें बोला ही जा रहा है कि बिंदु -1, 3, 2 से जाने वाले और समतलों x + 2y + 3z उसके और इस पर लंब समतल का समीकरण। चलिए देखिए, ये इसका समीकरण बहु आपको मालूम करना है। इसका समीकरण और इसका समीकरण आपको दिया गया है। क्या दोनों के वेक्टर फॉर्म आप निकाल सकते हो? इसका वेक्टर फॉर्म बनाओगे तो क्या बनेगा? वेक्टर फॉर्म बनेगा r डॉट i कैप + 2j कैप + 3k कैप = 5। देखिए ठीक, i कैप + 2j कैप + 3k कैप = 5। इसका वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा? वेक्टर r डॉट 3i कैप + 3j कैप + k कैप = 0। आप सभी जानते हैं कि ये समतल का नॉर्मल वेक्टर होता है। ये इस समतल का नॉर्मल वेक्टर होगा, इस समतल का ये नॉर्मल वेक्टर है। अगर ये प्लेन ऐसे बना है तो नॉर्मल वेक्टर कैसा होगा? या तो नीचे की तरफ ऐसा लंबवत या ऊपर की तरफ। मान लेते हैं ये ऐसा है नीचे की तरफ, और इसको हम मान लेते हैं वेक्टर n1। क्या आएगा n1 की वैल्यू? i कैप + 2j कैप + 3k कैप। ऐसे ही इसका भी नॉर्मल वेक्टर तो बनेगा, किसी तरह मान लो ऊपर नीचे जैसा भी आपकी मर्जी। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या बना? इसका नॉर्मल वेक्टर बनेगा 3i कैप + 3j कैप + k कैप। ये इसका नॉर्मल वेक्टर बन गया। जिस समतल का समीकरण हमको चाहिए ना, उसका भी तो कोई नॉर्मल वेक्टर होगा। मान लिया ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, ये है इसका नॉर्मल वेक्टर, वेक्टर n। तो अब आप खुद सोचिए, एक ऐसे समतल का समीकरण जो इस बिंदु से जाएगा और इस वेक्टर पर लंब होगा, क्या इक्वेशन आती है? हम उसको लिखते हैं एक बिंदु से जाने वाले
एक बिंदु से जाने वाले तथा एक सदिश वेक्टर n पर लंब समतल का समीकरण। लंब समतल का समीकरण। देखो बउआ, ये वाला जो प्लेन है बीच वाला, ये इस बिंदु से जाता है और इसके लंबवत है। तो एक बिंदु से जाने वाले और सदिश n पर लंब समतल का समीकरण, उसकी बेटा इक्वेशन होती है r माइनस वेक्टर a और डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन आती है। ठीक है। अच्छा, r की जगह पर तो क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। और ए वेक्टर ए की जगह पर क्या लिखा जाएगा, जिस बिंदु से समतल जाता है उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो यहां पर r की जगह पर आप क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, माइनस वेक्टर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अगर इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा आपको, इसको अगर आपने सॉल्व किया, चलो कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन, तो ये मिलेगा x प्लस 1 आई कैप, क्योंकि वो माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस y माइनस 3 जे कैप प्लस z माइनस 2 के कैप और डॉट वेक्टर n। वेक्टर n को भी बउआ कुछ मानना पड़ेगा बेटा आपको, ए आई कैप, चाहे कैपिटल ले लो चाहे स्मॉल ले लो, बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये हमने ले लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर मुझे ए बी और सी पता लग जाए ना, ए बी और सी पता लग जाए, आप चाहो तो डॉट प्रोडक्ट करवा दो। अच्छा, आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले से, तो ए इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू वाई माइनस 3 प्लस सी इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा समतल का अभीष्ट समीकरण तो भाई यही है। बस छोटी सी कमी ये है कि अभी हमारे पास ए बी और सी नहीं है। ए बी और सी नहीं है, इसलिए हम ए बी और सी का मान निकालने का प्रयास करेंगे। वो कहां से निकलेगा, वो यहां से निकलेगा। चित्र में मुझे दिख रहा है कि जो वेक्टर n है वो वेक्टर n1 के कैसा है, लंबवत है। और अगर मैं इसको पीछे बढ़ा दूंगा ना इसको, तो आपको नहीं लगता कि ये वेक्टर इस पर भी लंबवत हो जाएगा। ये ऐसा है और ये ऐसा नीचे की तरफ है बिल्कुल, तो दोनों तो परस्पर लंबवत है ना। तो पहले आप देखिए चित्र से वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n1। जो वेक्टर n है वो n1 पर लंबवत है, इसलिए वेक्टर n डॉट वेक्टर n1 शुड बी इक्वल टू 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो वेक्टर n का और n1 का डॉट प्रोडक्ट 0 करो, क्या आएगा, i का i से, j का j से, k का k से। तो ये आएगा a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ये आ गई समीकरण 2। देखो a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब ये भी देखो कि जो वेक्टर n है अगर ये पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये इस पर भी लंब निकलेगा। अब वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n2, देयरफॉर वेक्टर n डॉट वेक्टर n2 शुड बी अगेन 0। इसका भी मतलब 0 होना चाहिए। तो n ये है, n2 ये है, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, 3a प्लस 3b प्लस c, 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब हमारे पास, हमें तो आपको शुरू में ही बताया था हमको क्या चाहिए, ए बी सी मालूम करना है। हमारे पास 2 समीकरण हैं और वेरिएबल तो 3 है, ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, 2 समीकरण हैं। कैसे मालूम करेंगे, वही वज्र गुणन विधि लगाएंगे। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तो हमने a लिखा, a अपॉन
ए ढक लो, 2 1 कम 2 माइनस 3 3 9, 2 माइनस 9 माइनस 7। बी करेंगे, अब बी को दोनों से ढका, लेकिन पहले ये लिखे जाएंगे 3 1 1 3, 3 1 1 3, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1। फिर सी को ढकोगे दोनों से आप, तो 3 माइनस 3 दूना 6, ऐसे। तो ए अपॉन क्या बना -7, बी अपॉन 8, सी अपॉन कितना आएगा -3। ठीक है, और क्योंकि ये तीनों ही आपस में बराबर है तो तीनों को क्या मान लो, लैम्डा, तो इसको भी लैम्डा। अब अगर ए निकाला जाए तो क्या आएगा -7 लैम्डा, बी निकाला जाएगा तो 8 लैम्डा, सी निकाला जाएगा तो -3 लैम्डा। हमने शुरू में बोला था ए बी सी मिल जाएंगे फिर हमको समीकरण मिल जाएगा, तो ए बी सी का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से समतल का अभीष्ट, समतल का अभीष्ट समीकरण अब आपको पता लग जाएगा। ए बी सी के बस मान लिख दीजिए। ए की वैल्यू -7 लैम्डा है, तो -7 लैम्डा एक्स प्लस 1, प्लस बी की जगह 8 लैम्डा वाई -3, 8 लैम्डा वाई -3, सी की जगह -3 लैम्डा तो -3 लैम्डा, और z -2 इज इक्वल टू 0। छोटा सा एक काम है, सबसे पहले सभी पदों में लैम्डा दिख रहा होगा आपको, सभी में लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए तो सबका लैम्डा हट जाएगा। अब बचेगा -7, इसका गुणा करवाइए, तो -7x -7, लैम्डा हटने के बाद 8 बचेगा, 8 का गुणा करवाइए तो 8y -24, -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, -7x प्लस 8y -3z, इधर -7 और -24 कितने हो गए -31, और -31 प्लस 6 करेंगे तो -25 बराबर 0। यही समतल का अभीष्ट समीकरण आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, इसको मिलाते हैं, देखते हैं क्या आंसर कर रहे हैं इस पे। मिसलेनियस एक्सरसाइज 7x - 8y प्लस 3z प्लस 25 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी क्वेश्चन को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 से मल्टीप्लाई करोगे 7x - 8y प्लस 3z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इस समतल का समीकरण निकल करके आ गया। देखिए कुछ समझ आ रहा है आपको? तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 13, आप नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है बिंदु 11P और -301 समतल r डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप प्लस 30 से समान दूरी पर स्थित है, तो P का मान ज्ञात करिए। देखो बेटा, क्वेश्चन के मुताबिक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस वाले समतल से समान दूरी पर है। मतलब अगर इस पॉइंट से हम समतल की लंबवत दूरी निकालें, फिर इस पॉइंट से हम समतल की लंबवत दूरी निकालें, तो दोनों डिस्टेंसेस आपस में कैसी आती, बराबर आती हैं। तो उन्होंने बोला P का मान बताओ। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, इस बिंदु से समतल की लंबवत दूरी पता लगाओ, फिर इस बिंदु से भी समतल की लंबवत दूरी पता लगाओ, और दोनों डिस्टेंसेस को आपस में कैसा रख दो, बराबर। अब आप ये पहले याद करो, इस समतल का नॉर्मल वेक्टर कितना बना। समतल का नॉर्मल वेक्टर होगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप। ठीक है ना। सबसे पहले इस बिंदु से समतल की लंबवत दूरी निकालो, तो हम यहां पर लिखेंगे बिंदु 1, P से समतल की लंबवत दूरी। क्या याद है किसी बिंदु से समतल की लंबवत दूरी का सूत्र क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी अपॉन क्या, मॉड ऑफ वेक्टर एन आ जाएगा।
ठीक है। और देखिए तो a की वैल्यू कितनी होगी इस बिंदु का स्थिति सदिश। चलिए इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस पी के कैप। ये तो वेक्टर ए आ गया। वेक्टर एन की वैल्यू कितनी, देखो एक चीज और बताएं, अगर आप चाहें इसको उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिखना तो r डॉट एन इज इक्वल टू डी होता है। देखो समझ लो पहले आप इसको, अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का 13, और हम प्लस उसको करना चाहते तो इधर माइनस करने पड़ेंगे, फिर आपको माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। ये इस समतल के लिए है बेटा, ऊपर लिख दिया मैंने, माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू क्या बनेगा 13। देखो इसको ले गए तो कैसा हो गया माइनस का 13, फिर इसको प्लस बनाने के लिए हमने इधर माइनस से गुणा करा दिया, तो ये सिचुएशन मिलेगी। अब इस सिचुएशन पे ये n है ये d है, जैसा आप मर्जी। तो वेक्टर n आप ऐसे ले लो, माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। तो a की जगह पर हमने क्या लिखा, a की जगह पर हमने लिखा i कैप प्लस j कैप प्लस p k कैप डॉट n की जगह पर ये नोट कर देंगे, माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप माइनस d की जगह पर 13 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n का मापांक n ये है ना, इसका मापांक निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। डॉट प्रोडक्ट करिए, इसका इससे करिएगा, ठीक है कर लीजिए डॉट प्रोडक्ट। इसका इससे करेंगे तो आएगा -3, फिर इसका इससे करेंगे तो -4, फिर इसका इससे करेंगे तो प्लस 12p और -13 अपॉन अंडर रूट 25 169। ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। और आप देखिए -7 -13 ये आ गया 12p माइनस 20 अपॉन 13। बउआ ये आ गई इस बिंदु से इस समतल की लंबवत दूरी। अब हम इस बिंदु से इस समतल की लंबवत दूरी निकालेंगे। इसे आप चाहो तो d1 लिख सकते हो। अब फिर से अब बिंदु -3 0 1 -3 0 1 से समतल की लंबवत दूरी समतल की लंबवत दूरी, उसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू यहां पर क्या होगी -3i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। ये होगा -3i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप डॉट वेक्टर n। वेक्टर n की वैल्यू तो यही है इसके लिए, -3i कैप -3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप और माइनस d की जगह पर है 13 अपॉन अंडर रूट मॉड n का सॉरी मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n चाहिए ना, तो n का मापांक चाहिए। 3 त्रिका 9, 4 चौके 16 और 144। इसको सॉल्व करो, इनका गुणा करोगे ठीक है। तो -3 का -3 से करेंगे तो +9, 0 का -4 से करोगे 0 हो जाएगा, k का 12 से करोगे तो 12 और -13/13। ये कितना आ जाएगा 8/13। देखो ये 12 9 21 -13 करेंगे 8/13 आ जाएगा ये। अब क्वेश्चन के मुताबिक इसको मान लिया हमने D2। क्वेश्चन के मुताबिक इस बिंदु से इस समतल की दूरी और इस बिंदु से इस समतल की दूरी दोनों ही कैसी होनी चाहिए बराबर। प्रश्नानुसार D1 का मान D2 के बराबर आना चाहिए। D1 की वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ 12p
-20 अपॉन 30 और d2 की वैल्यू है 13 और d2 की वैल्यू है 8 अपॉन 13। ये तो दोनों से कैंसल हो गया। देखो अब सॉल्व तब तक नहीं होगा जब तक मॉडुलस नहीं हटेगा, और मॉडुलस का याद करिए, मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस लगा देते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 12p माइनस 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। इस 20 को उधर भेज दीजिए तो 12p इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 8, और अगर 12 भी उधर भेज देते तो ये अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव साइन लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, 20 8 28 बटे 12, 4 सत्ते 28, 4 तियां 12। फिर एक बार नेगेटिव साइन लेने पर p इज इक्वल टू माइनस लेंगे तो 20 माइनस 8 क्या होगा, 12 बटे 12 1। तो p के दो मान आ जाएंगे, एक आएगा 7/3 और एक वैल्यू आएगी 1। ये आंसर सही रहेगा बेटा आपका, 7/3 और ये 1। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है समतलों वेक्टर r डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1 और r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा x अक्ष के समांतर तल का समीकरण ज्ञात करिए। बउओ देखो बेटा ध्यान से, एक समतल है जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर के जाता है। उसके लिए आपको याद होगा ऐसा फिगर हम आपको बना के दिखाते रहे हैं अभी तक, आज फिर बना के दिखा रहे हैं ये। और एक समतल ये होगा इस तरह से। ठीक, ये दो समतल हैं, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन है। इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल, ये वो तीसरा समतल है जो इन दोनों की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर गुजरता है। देखिए ठीक है, एक ये समतल ऊपर वाला मान लीजिए r डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1, और ये वाला ये मान लें r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का एक समीकरण चाहिए। और उसमें यह भी एक खास बात दी गई है कि वो जो समतल होगा आपका वो x अक्ष के समांतर होगा। x अक्ष के समांतर तल मतलब अगर ये ऐसा प्लेन है तो x अक्ष भी कैसा होगा, ऐसे। मतलब अगर हम x अक्ष बना के आपको दिखाएं तो इस तरीके से हम ये x अक्ष बना सकते हैं। और x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, आई कैप होता है। कुछ याद है आपको? ये अगर x अक्ष है तो ये इसकी दिशा में इकाई सदिश आई कैप हो गया। इसका जो लंब सदिश होगा वो कैसा होगा, ऐसे, ये n कैप। अब देखिए हम कौन सा पॉइंट यहां पर आपको स्ट्रेस करके दिखाना चाहते हैं कि लैम्डा का मान तो निकले कहीं से, वो n कैप इस आई कैप के कैसा होगा, लंबवत। ये चीज मुझे उसमें लैम्डा तक पहुंचाएगी। समझ रहे ना? नहीं नहीं, वेक्टर n ही अभिलंब सदिश है ना, वो मैंने बोल दिया है n कैप। वेक्टर n जो होगा वो आई कैप पर लंब होगा अगर समतल x अक्ष के समांतर है तो। x अक्ष ये है, समतल ऐसा है, समतल पर लंब सदिश बनाएंगे तो वो x अक्ष पर लंबवत आ जाएगा। खैर सबसे पहले दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण निकालो। इसको आप उधर भेज दीजिए तो अगर ये उधर चला जाएगा तो क्या बना लेगा, -4, उधर जाके -4 हो जाएगा ना ये। ठीक है, अब दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा, दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण।
जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? आपको याद होगा r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। याद आया? तो यहां पर वैल्यू लिखेंगे वेक्टर r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2, n1 की जगह पर ये और लैम्डा n2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये तो आ गया बेटा n1 की वैल्यू। लैम्डा इंटू n2, n2 ये है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, लैम्डा n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2, d1 की जगह 1, लैम्डा d2 करेंगे तो ये माइनस 4 लैम्डा बन जाएगा। d2 का मान माइनस 4 है ना, तो माइनस 4 लैम्डा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, r डॉट ये क्या होगा, ये बनेगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा। देखो 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा के कैप और बराबर वो लिखा रहा। ये है इस समतल का समीकरण, पर लैम्डा नहीं मालूम है ना, इसलिए सब काम बिगड़ा हुआ है। लैम्डा एक बार मालूम हो जाए फिर हमारा काम बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये इस समतल का समीकरण है तो आपको नहीं लगता कि ये इस समतल का अभिलंब सदिश होना चाहिए, नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए? भाई फॉर्मूला क्या होता है, r डॉट n इज इक्वल टू डी होता है कि नहीं होता? तो ये बिल्कुल उसी तरह तो लिखा है, r डॉट n इज इक्वल टू डी। नहीं समझ में आया? भाई r डॉट n इज इक्वल टू डी समतल का समीकरण होता है जिसमें n नॉर्मल वेक्टर होता है, तो ये भी तो है r डॉट n इज इक्वल टू डी। तो ये इस समतल का नॉर्मल वेक्टर नहीं हो गया? तो ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, मतलब ये क्या हो गया, हमने इस समतल का नॉर्मल वेक्टर क्या माना है, वेक्टर n, तो ये वेक्टर n हो गया। यहां वेक्टर n की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरा आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, 1 माइनस लैम्डा के कैप, ये वेक्टर n आ गया। अब जो वेक्टर n है वो आई कैप पर कैसा है, एक्स अक्ष के लंबवत है, क्योंकि वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इसलिए वेक्टर n का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए क्योंकि लंबवत है। तो वेक्टर n तो ये है 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा के कैप, ये वेक्टर n है। डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। अब वो इसके पास है केवल आई कैप, तो केवल आई कैप को आई कैप वाले गुणांक से गुणा करवा लो बस, ना उसके पास जे है ना उसके पास के है, तो बाकी मत करवाइए। तो यहां पर आई कैप का गुणांक क्या है, 1 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा, और इसका किसी से होगा नहीं, बराबर क्या सीधे लिख दिया हमने 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, और जैसे ही लैम्डा का मान आएगा हम यहां लिख देंगे। इसलिए समतल का अभीष्ट समीकरण, समीकरण 1 से समतल का अभीष्ट समीकरण, समतल का अभीष्ट समीकरण लिख दो यहां पर वैल्यू, वेक्टर r डॉट लैम्डा की जगह -1/2 लिखोगे। देखो बउआ 2 लैम्डा बराबर कितना आएगा यहां से, भाई 1 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0, 2 लैम्डा की वैल्यू, तो जैसे ही 2 लैम्डा की जगह -1 लिखोगे तो +1 -1 0 नहीं हो जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन ही 0 हो गया, आई वाला छोड़ो, यहां लिखो -1/2 तो -3/2 हुआ। अब 1 -3/2 यानी कि 1 -1.5, तो -आधा बचेगा, -1/2 जे कैप,
यहां लैम्डा की जगह -1/2 लिखोगे तो +1/2 हो जाएगा इस माइनस की वजह से। अब 1 + 1/2 ये 3/2 k कैप इज इक्वल टू, यहां पर लैम्डा की जगह -1/2 लिखेंगे तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और जो बटे 2 है वो इससे काट देगा इसको, तो 1 + 2 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 3। बहुत ज्यादा 2 से आप गुणा करवा सकते हो। अब इसको चेक कर लो कि आंसर किस फॉर्मेट में दे रहे हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा 15, y - 3z + 6 = 0। 2 से गुणा करवा लो पूरी इक्वेशन को, तो r डॉट -j कैप + 3k कैप बराबर क्या बन जाएगा 6। ये सदिश रूप आ गया, पर उसमें कार्तीय रूप दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप r की जगह xi कैप + yj कैप + zk कैप लिख दो, xi कैप + yj कैप + zk कैप डॉट -j कैप + 3k कैप इज इक्वल टू 6। डॉट प्रोडक्ट करो तो i इसमें है नहीं तो गुणा करना नहीं है। -1 को y से करिए तो -y, 3 को z से करिए तो 3z बराबर 6। ऐसे ही दिया जा रहा है जवाब हमारा। y - 3z + 6, ठीक है। पहले पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करो, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y - 3z इज इक्वल टू -6 बना। हम इसको y - 3z + 6 = 0 लिख सकते हैं। ये हमारे समतल का समीकरण आ गया 15 नंबर क्वेश्चन। और देखिए केवल चित्र बनाते हैं और चीजें कैसे अपने आप क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। 23 क्वेश्चन है टोटल, 15 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, बाकी जो 8 क्वेश्चन है उन्हें अगली क्लास में हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मैथमेटिक्स में चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।